हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अशोका क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और हमने उसका बेसिक और हिस्ट्री पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल और बेसिक प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे और उस प्रोग्राम के अंदर जो भी हम फंक्शंस, ऑपरेटर्स या जो भी हम फाइल यूज कर रहे हैं उन सबको बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर जो फंक्शंस और वेरिएबल या ऑपरेटर्स मैंने यूज किए हैं ये ऑलमोस्ट जितने भी प्रोग्राम आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्राम आप बनाना चाहते हैं उनमें ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आइए पहले ही समझ लेते हैं कि इन सब चीजों का मेन काम क्या होता है। एक चीज को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। देखिए, एक बेसिक अगर सी प्रोग्राम हम कोड लिखना चाहते हैं तो वो मैंने इस तरह लिख दिया। देखिए, सबसे पहली लाइन होगी हैश इंक्लूड stdoi.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस लगेगा, इंट ए, प्रिंट और स्कैन और पैरेंथेसिस बंद हो जाएगा। देखिए, देखने में अगर जो इनिशियली जिसने कंप्यूटर लैंग्वेज अभी तक सीखी नहीं है, बिल्कुल सीख रहा है, उसके लिए ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होगी, उसको कुछ भी नहीं पता होगा कि इसमें से अपने एक एक लाइन में क्या लिखा है। आइए अब एक एक करके बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले पहली लाइन को उठाएंगे तो पहली लाइन में भी हमारे पास एक ऑपरेटर आ रहा है जिसको हमने हैश बोला है। इस हैश को बोला जाता है, सबसे पहले नाम देख लेते हैं, इसको बोला जाता है प्री प्रोसेसर डिटेक्टिव। इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डिटेक्टिव। देखिए, हमने पढ़ा है कि हमारा कोई भी कोड होगा, जैसे ही वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर के पास जाता है, हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की वीडियो में देखा था कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर कैसे अलग अलग काम करते हैं। कंपाइलर एक साथ पूरे कोड को कंपाइल करवा देता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन को रन करवाता है। जैसे ही इंटरप्रेटर के पास ये लाइन जाएगी, सबसे पहला जो ऑपरेटर या सबसे पहला वर्ड जो उसको सेंस करेगा वो है हैश। इसलिए इसको बोला जाता है प्री प्रोसेसर डिटेक्टिव, यानी प्रोसेसर सबसे पहले जिस लाइन के जिस वर्ड को प्रोसेस करेगा उसको बोलते हैं हैश। उसके बाद हमारे पास दो लाइन है, इंक्लूड, उसके अंदर यहाँ stdio.h और इंक्लूड conio.h, इन दोनों को बोला जाता है हेडर फाइल्स। देखिए, ये फाइल हर एक प्रोग्राम में आपको लिखनी बहुत जरूरी होती है। अगर आप इनको अपने प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखेंगे तो आप आगे का एग्जीक्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, इंक्लूड और इंक्लूड ये तो हमारे फाइल का नाम हो गया। उसके बाद हमने इसके अंदर दो फंक्शन रख दिए, stdio.h और conio.h। इनको एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले stdio.h, ठीक है। stdio.h क्या है? हमारे पास एक फाइल है जिसको हमने हेडर फाइल का नाम दिया है। इसके अंदर क्या होगा, देखिए ये एक तरह से ना एक जगह है जिसके अंदर हम अपने फंक्शंस को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर दो फंक्शन आते हैं मेनली। सबसे पहले आता है प्रिंट एफ, उसके बाद आता है स्कैन एफ। दोनों फंक्शन आप देख सकते हैं कि अगर हमने इस प्रोग्राम में प्रिंट एफ और स्कैन एफ दोनों को यूज किया है, लेकिन अगर हम अपने प्रोग्राम में इनको यूज करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए यहाँ पर एक हेडर फाइल डिफाइन करनी होगी जिसको बोलते हैं इंक्लूड stdio.h। अब प्रिंट एफ और स्कैन एफ का काम क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन सिर्फ इतना समझिए कि अगर आगे आप अपने प्रोग्राम में इनको यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उसको डिफाइन करना होगा। एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बिना एडमिशन लिए वहां जाकर अपनी क्लासेस लगाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। आपको पहले वहां एडमिशन लेना होगा, अपनी फीस पे करनी होगी, तभी आप उस क्लास को एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ दो फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो पहले हमें इनका एडमिशन अपनी हेडर फाइल stdio.h में करवाना होगा, तभी हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। और stdio.h को हम अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो ये होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h इसकी एक्सटेंशन होती है और इंक्लूड इसका नाम होता है। ये हम अपनी मर्जी से डिफाइन नहीं कर सकते, ये सी के अंदर पहले से ही डिफाइन होते हैं। उसके बाद सेकंड है इंक्लूड conio.h। सेकंड फाइल आ गई हमारे पास conio.h। देखिए, ये भी क्या है, हमारे पास एक हेडर फाइल ही है। जिस तरह stdio.h के अंदर दो फंक्शन थे, conio के अंदर भी हमारे दो फंक्शन होते हैं, दैट इज getch एंड क्लियर स्क्रीन। ये दो फंक्शंस हमारे किसके अंदर आते हैं, conio के अंदर। हालांकि मैंने प्रोग्राम में उनको नहीं डिफाइन किया हुआ, ये हमारी मर्जी होती है कि हम इन फंक्शंस को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन यूज तभी कर सकते हैं हम इन फंक्शन को जब हमारी हेडर फाइल डिफाइन होगी। अगर हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं है stdio.h तो आगे जाके हम प्रिंट और स्कैन का यूज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको हेडर फाइल्स तो क्लियर हो गई होंगी कि हम उनको क्यों लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि दो ही हेडर फाइल होती है stdio.h और conio.h, ये इनके अंदर तो मेनली ये दो फंक्शंस होते हैं, कुछ
और टाइप के फंक्शंस होते हैं, अगर हम उनको यूज करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए भी अलग अलग से हेडर फाइल डिफाइन करनी होगी, लेकिन ये दो ऐसी होती है जो ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्राम में आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है ये लाइन, ये क्या होता है, वॉइड मेन और आगे खाली पैरेंथेसिस। देखिए इसको बोलते हैं फंक्शन, ये है एक फंक्शन, नाम में ही है मेन, ये सबसे मेन फंक्शन होता है हमारे प्रोग्राम का। कोई भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं आपको ये फंक्शन डिफाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। वॉइड का क्या मतलब है, मेन हमारे फंक्शन का नाम है और ये हमारे क्या है, खाली पैरेंथेसिस है। देखिए फंक्शन में वॉइड जो सबसे पहला वर्ड होता है वो दिखाता है उसके डाटा टाइप को, यानी इसके अंदर किस टाइप का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। डाटा के टाइप से क्या मतलब है, मान लीजिए हम इंटीजर डालना चाहते हैं, हम डेसिमल डालना चाहते हैं, कैरेक्टर डालना चाहते हैं, इस टाइप से। देखिए वॉइड लिखा है, आप कहेंगे कि वॉइड तो किसी टाइप का डाटा नहीं है, ना तो वो इंटीजर है ना डेसिमल है। तो यहाँ पर वॉइड हमारे, अगर हम वॉइड डाल देते हैं तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती डाटा के ऊपर, हम किसी भी टाइप का डाटा यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इट मे बी इंटीजर, इट मे बी डेसिमल, इट मे बी कैरेक्टर। लेकिन अगर आप यहाँ लिख देते हैं इंट, मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ इंट में, लेकिन अगर आपने इंट मेन करके फंक्शन बना दिया तो आगे जो आप यूज करेंगे, आगे जितने भी वेरिएबल यूज करेंगे उसमें आप इंटीजर वैल्यू ही डाल सकते हैं। लेकिन अगर वॉइड वैल्यू हमने यहाँ डाल दी तो हम उसके अंदर इंटीजर भी डाल सकते हैं, फ्लोट भी, या कुछ भी वैल्यू उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है मेन फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर हमने लगाए हैं पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस लगने के बाद जो हम लिखते हैं, जो लाइंस लिखते हैं, उसको बोला जाता है फंक्शन की बॉडी। यानी जो ये हमने एग्जीक्यूट किया है ये हमारी फंक्शन की बॉडी, या फिर जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कोड। यानी जो हम कोडिंग या जो कंप्यूटर को कमांड देना चाहते हैं, उसे काम लेना चाहते हैं, वो अब ही हमारा शुरू होने वाला है। सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पर, इंट ए। इंट हम अभी बात किए, जैसे यहाँ पर इंट था, यानी फंक्शन का क्या डाटा टाइप है, किस टाइप का डाटा हम फंक्शन के अंदर डालने वाले हैं। ऐसे ही ए हमारा क्या है, वेरिएबल है। मैथ में आपने वेरिएबल और कांस्टेंट तो पढ़े ही होंगे, वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो ए हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर हम किस टाइप का डाटा डालना चाहते हैं, इंटीजर, फ्लोट, वो हमें पहले ही डिफाइन करना होगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया इंट में, यानी इंटीजर टाइप का डाटा ही हम ए के अंदर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो आप कोड के अंदर जितनी भी लाइन लिखेंगे आपको उन्हें सेमीकोलन से सेपरेट करना होगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर शो होगा। उसके बाद देखिए अब हमने यूज किया है stdio.h के अंदर, जो हेडर फाइल के अंदर हमारे फंक्शन स्टोर थे, प्रिंट और स्कैन को। देखिए प्रिंट एफ और स्कैन एफ का काम पहले समझ लेते हैं। प्रिंट एफ का काम होता है, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर जो भी लाइंस आपने लिखी होंगी वो हमें एज इट इज अपनी आउटपुट स्क्रीन पर दिखेंगी। यानी कि मान लीजिए हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट एफ के अंदर लिखा है हमने एंटर द वैल्यू ऑफ ए। जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपके आउटपुट स्क्रीन पर आपको यही लिखा दिखेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप अपने कीबोर्ड से 10 डाल देंगे तो इसके अंदर 10 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं। अगर आप वैल्यू डालना चाहते हैं कीबोर्ड से तो उसके लिए भी आपको एक फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, दैट इज स्कैन एफ। प्रिंट एफ यानी कि जो इसके अंदर लिखा है वो एज इट इज आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिख जाएगा, और स्कैन एफ यानी अगर आप अपने कीबोर्ड से कोई वैल्यू इसके अंदर डालना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा स्कैन एफ फंक्शन का। देखिए स्कैन एफ फंक्शन में हमने यूज किया है एक पूरा, यहाँ पर एक फॉर्मेट होता है, हमें लगाए हैं यहाँ पे डबल कोट्स, उसके बाद %d, बीच में कोमा है, फिर एम्परसेंट है, फिर ए है। जब आप इस टाइप को फॉलो करेंगे तभी आपको जो आपका कीबोर्ड है आपको अलो करेगा इसके अंदर वैल्यू डालने के लिए। मान लिया आपने ये कोड लिख दिया, इसके बाद आप एग्जीक्यूट करवाते हैं, आपको ये हमारे आउटपुट स्क्रीन पर भी दिख जाता है। अब आप अपने कीबोर्ड से 20 वैल्यू एंटर करेंगे तो यहाँ पर 20 टाइप भी हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल क्यों हुआ है, इस स्कैन एफ की वजह से पॉसिबल हुआ है। अब इसके अंदर ये क्या है, ये अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे प्रिंट एफ में जो आपने स्टेटमेंट लिखी है उसको भी आपको डबल कोट्स में लिखना होगा, स्कैन एफ में भी सबसे पहले यहां पर आपको लिखा है %d। ये क्या है, देखिए जो परसेंट है, परसेंटेज, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं, खाली परसेंटेज, यानी कि इसको बोला जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। यानी ये हमें फॉर्मेट बताता है किस फॉर्मेट, किस टाइप का डाटा हम एंटर करवाना चाहते हैं। हालांकि हमने पहले ही 2 बार डिफाइन कर दिया है कि जो फंक्शन होगा उसमें भी वॉइड यानी इंटीजर, डेसिमल, कैसी भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। जो वेरिएबल ए होगा उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू ही मैं एंटर कर सकती हूँ, लेकिन अब हमें यहाँ भी स्पेसिफाई करना होगा कि हम किस टाइप की वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। देखिए परसेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया। डी से क्या मतलब है, डी का मतलब होता है इंटीजर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिख देती फ्लोट,
अब आप कहेंगे फ्लोट क्या है? फ्लोट भी डाटा टाइप है। डेसिमल नहीं लिखते हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसके अंदर लिखा जाता है फ्लोट। अगर मैंने यहाँ फ्लोट लिख दिया तो मैं अब क्या करूंगी, यहाँ पर डी नहीं है, मुझे लिखना पड़ेगा एफ, यानी अब मैं फ्लोट टाइप की वैल्यूज इसके अंदर एंटर करवा सकती हूँ। लेकिन अगर यहाँ इंटीजर है तो यहाँ पर हमें लिखना होगा डी। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये सारे के सारे डाटा टाइप्स के लिए अलग होते हैं। ये इसके लिए अगर हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, पर्पस पता होना चाहिए। तो ये हो गया फॉर्मेट स्पेसिफायर, और डी हमारा डिफाइन करेगा डाटा टाइप को। अगर इंटीजर टाइप का होगा तो यहाँ डी आएगा, अगर फ्लोट टाइप का होगा तो यहाँ एफ आएगा। ऐसे ही जितने भी डाटा टाइप्स होते हैं सबके लिए हमें अलग अलग यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप आ रहा है एम्परसेंड। इसका मतलब होता है एड्रेस। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर कमांड दी इंट ए या फ्लोट ए, यहाँ पर इंट ही लिख लेते हैं क्योंकि हम यूज करें आगे इंट, डी यूज कर रहे हैं। देखिए जैसे ही हमने कमांड दी इंट ए कमांड देखते ही इंटरप्रेटर ने क्या किया, ए वेरिएबल के लिए एक जगह डिफाइन कर दी मेमोरी में। सीपीयू की मेमोरी में जब हमारे ए को एक जगह मिल गई है तो जब हम उसको वैल्यू देना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि किसी भी वेरिएबल को वैल्यू दे देंगे, हमें ए को ही वैल्यू देनी है। तो हमें मेमोरी में पता होना चाहिए कि वो किस जगह पर हमारे सीपीयू ने उसको रखा है। उसके लिए हमें यहाँ लगाया है हमने एम्परसेंड। एम्परसेंड का मतलब होता है एड्रेस, यानी ये जगह बताता है कि मेमोरी में इस जगह पर हमारा ए वेरिएबल रखा हुआ है। तो जैसे ही हम 20 वैल्यू डिफाइन करेंगे तो सीपीयू क्या करेगा, इस वैल्यू पर जाएगा और ए को भी ये क्या करेगा, 20 वैल्यू असाइन कर देगा। यानी एम्परसेंड नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट किसी भी वेरिएबल को हमारी वैल्यू असाइन हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ एम्परसेंड लगा होगा तो ए को ही, ए यानी जो वेरिएबल हमने शुरू में डिफाइन किया है प्रोग्राम के अंदर, उसी को हमारी वैल्यू असाइन होगी। तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेट होता है प्रिंट करने का और स्कैन करने का। प्रिंट पर जो लिखा होगा वो एज इट इज आपको स्क्रीन पर दिखेगा, स्कैन में आपको ये फॉर्मेट लिखना होगा, उसके बाद ही आप कोई वैल्यूज वेरिएबल के अंदर एंटर करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये क्लोज कर देंगे। इसका क्या मतलब है, हमने प्रोग्राम को बंद कर दिया है। अब conio.h के अंदर दो हमारे फंक्शंस हमने पढ़े हैं, दैट इज getch और क्लियर स्क्रीन। एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनका प्रोग्राम में क्या काम होता है। जैसे कि हमने देखा stdio.h जो हेडर फाइल है उसके अंदर printf और scanf का अपना अपना काम होता है। printf हमें वो एज इट इज स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन पर दे देगा और scanf हमें क्या करेगा, उसके अंदर वैल्यू डालने के लिए एबल करेगा। उसके बाद conio.h में जो हमारे फंक्शंस आते हैं दैट इज getch और क्लियर स्क्रीन का क्या काम होता है। देखिए getch का मतलब होता है स्क्रीन को होल्ड करना, इसको यूज करते हैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। getch इस तरीके से टू होल्ड स्क्रीन। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि यहाँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद जैसे ही मैंने 20 डाला तो अगर हम उस पर बने रहना चाहते हैं, उस आउटपुट को देखना चाहते हैं थोड़ी देर तक, तो वो स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन ऐसे ही बनी रहे, जब तक हम कमांड ना दे तब तक वो स्क्रीन वहीं पर बनी रहे। इसके लिए हम यूज करते हैं getch का, यानी स्क्रीन होल्ड करके रखती है हमारी getch फंक्शन। उसके बाद क्लियर स्क्रीन, मान लीजिए कि अब हमने 20 वैल्यू दे दी लेकिन हमें रियलाइज हुआ कि 20 नहीं, मुझे तो 30 वैल्यू देनी थी। तो जैसे आप एंटर करेंगे ना तो आपके पूरा आउटपुट ही अपने आप क्या होगा, गायब हो जाएगा। यानी लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं इसी आउटपुट स्क्रीन पर रहते हुए 20 वैल्यू हटाकर इसमें 30 डाल दूं, तो मुझे क्लियर स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। यानी कि जो मेरा पहला आउटपुट स्क्रीन है 20 वाली, वो अपने आप क्लियर हो जाएगी और उसके बाद मुझे क्या होगा, दूसरा आउटपुट देने का मौका मिलेगा। ये स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, उस आउटपुट को आपको थोड़ी देर देखने का मौका देता है। क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, जो आपका प्रीवियस आउटपुट होगा उसको ऑटोमेटिकली क्लियर कर देगा। इन दोनों को भी आप एक साथ यूज कर सकते हैं और चाहते हैं तो इनमें से कोई एक फंक्शन भी आप अपने प्रोग्राम में यूज करके उसका एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसके अंदर जितने भी मैंने मेन पॉइंट डिस्कस किए, ये ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्राम में आपको रन करते हुए इनकी जरूरत पड़ेगी। दोनों हेडर फाइल्स, एक फंक्शन मेन फंक्शन, उसके बाद प्रिंटफ, स्कैनफ, यहाँ पर इंट ए, ये सारे के सारे आपको प्रोग्राम्स में रन करते हुए जरूरत पड़ेगी और आपको इनको एग्जीक्यूट करवाना ही पड़ेगा। अगर इनमें से कुछ भी मिस होता है तो आपके प्रोग्राम में 100% एरर आएगा। और एक बात याद रखिएगा कि जो कोड आपने लिखा है उसको हमेशा सेमीकोलन से सेपरेट करिए, वरना वहां पर एरर शो होगा। उम्मीद है आपको ये बेसिक प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर अभी कुछ प्रॉब्लम आई है आपको समझने में, कुछ पॉइंट डिस्कस नहीं हुए या फिर जो छूट गए हैं, उनको हम आने वाली वीडियोस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सी प्रोग्रामिंग की सीरीज ऐसे ही चलती रहे तो सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को अशोका क्लासेस, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।